ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गांव से जिसका नाम जिनागोला और वक्त होता है सन 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले 100 साल से गोरे लोग आदिवासी लोगों की जमीन बढ़ाने से रोक रहे हैं और यहाँ पर एक कानून बनाया गया और इस कानून के हिसाब से यहाँ जितने भी आदिवासी हैं इन सब की जिंदगी पर व्हाइट यानी कि गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों का एक लीगल गार्डियन बनाया जाता है जिसका नाम एओ नीविल है। वो इन आदिवासियों की जिंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ऐसी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोली होता है, जिसकी उम्र अभी 14 साल है और ये अपनी मॉम और नानी के साथ रहती है। डैडी इनके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि वो फिंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक लंबी सी फिंस की यानी तारों की एक दीवार बनाई जा रही है ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश, चूहे आदि जानवर हैं वो वेस्ट की तरफ ना आ सके क्योंकि वो सब के सब फसल को खराब कर देते हैं। अब मोली को मेले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे होते हैं। मोली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र अभी 8 साल है, जिसका नाम डेजी होता है। मोली की एक कजिन भी है जिसका नाम ग्रीशी है और ये तीनों की तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड हैं, यानी कि इनके पिता गोरे होते हैं। और पर जब ये बात ए और निबिल को पता चलती है कि उस गाँव में 3 हाफ कास्ट चाइल्ड लड़कियां हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं, तो वो कागज पर दस्तखत करके उन तीनों बच्चों को उनके गांव से उनके घर से उठाने का आदेश देता है। इसीलिए पुलिस वहां पर जाती है और उन तीनों बच्चियों को उठा लेती है। हालांकि मोली की मॉम और उसकी नानी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनकी कोई बस नहीं चलता है और वो इन बच्चों को ट्रेन में डब्बे में बंद करके उस गाँव से कई 100 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। यहाँ पर मिशनरीज काम करती है जहाँ पर वो हाफ कास्ट चाइल्ड के बच्चों को सारे खेती के काम, घर के काम सिखाती है ताकि वो व्हाइट लोगों के घर पर काम कर सके और वो उनसे शादी कर ले। एओ नीविल का ये मानना होता है कि हाफ कास्ट चाइल्ड का जो ब्लड होता है, जो उनके अंदर सेल्स होते हैं, वो 3 जनरेशन के बाद पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से व्हाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक यही कारण होता है आदिवासियों के पास जिनके पिता गोरे होते हैं उनके बच्चों को छीन कर यहाँ से ले जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात पर उन बच्चों पर उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। अब यहाँ कैंप में पहुँचने के बाद मिस्टर निविल मॉली की बॉडी का कलर चेक करते हैं। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि उसकी बॉडी में कोई कलर में कोई चेंजेस आए या नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। दरअसल यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन बच्चों को यहाँ पर घर के कामकाज नहीं सिखाए जाते, बल्कि उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उन्हीं की कम्युनिटी में शामिल हो जाए। मॉली और उसकी बहनों को यहाँ के तौर तरीकों में ढलना है सिखाया जा रहा होता है। एक दिन घोड़े पर एक आदमी यहाँ बैठा होता है जिसे ट्रेकर कहा जाता है। दरअसल ये एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही होती है और ट्रेकर का काम होता है जो भी बच्चा यहाँ से भाग जाए उसको वापस लाना। इस बच्ची को यहाँ पर लाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया जाता है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती है। मोली और उसकी दोनों बहनें सब कुछ देख रही होती हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मोली तय करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी क्योंकि उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और साथ ही साथ मोली को अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही होती है। और एक सुबह जब बच्चे चर्च में प्रे करने गए होते हैं तब मोली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। उसे नहीं पता कि उसके घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन रात को सोने से पहले जब नन हाजिरी लेने आती है तब पता चलता है कि आज मोली को उसकी दोनों बहनों को किसी ने नहीं देखा और ये बात ट्रेकर को बताई जाती है। ट्रेकर बच्चों को ढूंढने में बहुत शातिर होता है और पैरों के निशान से ही पता लगा लेता है कि बच्चे किस तरफ गए होंगे और कदमों के निशान से पता लग जाता है कि मोली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं। इसीलिए वो घोड़ा लेकर जंगल में पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मोली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है कि वो लगातार भाग रहे हैं, बस वो किसी भी तरह से यहाँ से इस जगह से निकलकर अपने घर पहुँचना चाहते हैं। ट्रेकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मोली को पता है कि एक ट्रेकर उनके पीछे है, इसीलिए नदी आते ही मोली अपनी बहन का बैग मांगती है और वो उसे बैग को एक झाड़ के ऊपर रख देती है ताकि ट्रेकर को ये लगे कि वो उसकी तरफ गए हैं और मोली जानबूझकर पानी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रेकर को उस पैरों के निशान ना मिले। लेकिन ट्रेकर भी बहुत शातिर होता है, समझ जाता है। वो मोली और उसकी दोनों बहनों के पीछे जाने की कोशिश करता, लेकिन मोली और उसकी बहनों को पता लग
जाता है कि ट्रेकर उनके आसपास ही है। ये तीनों के तीनों झाड़ियों में छुप जाते हैं, इसीलिए ट्रेकर इनको नहीं देख पाता। और जब ट्रेकर यहाँ से निकल जाता है तो ये भी आगे का रास्ता नाप लेती हैं। ये तीनों के तीनों भूख के होते हैं और तभी इन्हें दो आदमी दिखते हैं जो दिखने में आदिवासी हैं। उनके पास शिकार होता है और वो मौली को उसकी दोनों बहनों को देखकर समझ जाता है कि ये तीनों कैंप से भाग कर आई हैं। वो इनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मौली कहती है कि जिगोलॉन। वो कहता है जिगोलॉन यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। और इसके बाद वो इन तीनों को एक मांस का टुकड़ा, ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाते हैं। वही मिस्टर नेविल को पता लग चुका है कि तीनों बच्चे कैंप से भाग चुकी हैं। वो ट्रेकर जो उनका पीछा कर रहा, एक नदी के बाद उनके निशान मिलना बंद हो जाते हैं। और ये बात मौली की माँ को भी पता चल जाती है कि तीनों बच्चे कैंप से भाग चुकी हैं। और इस बात से उसे खुशी होती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी दोनों बेटियां और उसकी बहन की जो बेटी है तीनों की तीनों जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। हाल का ये सफर बहुत लंबा है। यहाँ मौली को दिखाया जाता है एक घर के बाहर जहाँ मुर्गियों का दरवा होता है, वहाँ से अंडे चोरी कर रही होती है मौली। और तभी उस घर की ओनर आ जाती है, ये भी व्हाइट लेडी है। और वो मौली को कुछ नहीं कहती बल्कि उसको और उसकी बहनों को खाना खाने के लिए देती है और कपड़े भी देती है। और जब ये तीनों जा रही होती हैं तो वो लेडी कहती है कि यहाँ के लड़कों से बच कर रहना। वो फिंस के पास रेबिट का शिकार करने जा रही थी। तभी मौली बोलती है क्या रेबिट प्रोफिंस? वो कहते हैं कि हाँ। वो तीनों बहनें अब फिंस की तरफ जाना शुरू कर देती हैं क्योंकि मौली जानती है कि अगर ये तीनों की तीनों फिंस के सहारे जाएंगी तो ये सीधा इनके गांव जिनगढ़ पहुंच जाएंगी। जब ये तीनों फिंस तक पहुंचते हैं तो मौली बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानती है कि यही फिंस उसके घर तक जहाँ पर उनके मॉम और उनका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर नेविल को पता चलता है कि 4 दिन पहले इन बच्चों को फिंस के आसपास देखा गया था। फिंस के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। ये फिंस के सहारे अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं और वो मैप देखकर पता करता है कि फिंस के सहारे ये बच्चे चलकर कुछ दिनों में एक टी पॉइंट पर पहुंचेंगे। इसीलिए वो अपने ट्रैकर को और एक आदमी को तैनात कर देते हैं ताकि जब वो बच्चा वहाँ पर पहुँचे तो वो उन्हें पकड़कर वापस कैंप ले आए। मौली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर भी छिल चुके होते हैं और बहुत थक चुकी होती है। लेकिन मौली हार नहीं मानती है और उसको अपने कंधे पर बैठाकर चलने लगती है और कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें घर तक ऐसे ही लेकर जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा। जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक टेंट लगा होता है जहाँ एक गोरा आदमी खड़ा होता है। ये एक अच्छा इंसान, दिखने में अच्छा इंसान लग रहा होता है और इन तीनों को खाने के लिए भी देता है और पूछता है कि तुम वेस्ट जा रही हो। तभी मौली बताती है कि नहीं, नॉर्थ जा रहे हैं। और वो बताता है कि ये फिंस जिनके सहारे तुम जा रही हो ये वेस्ट की तरफ जाती हैं। मौली उसकी बहन समझ जाती है कि हम गलत रास्ते पर हैं। मौली पूछती है कि क्या यहाँ पर 2 रेबिट प्रोफिंस है? वो कहता है नहीं, 3 हैं। और वो कहता है कि अगर तुम्हें नॉर्थ फिंस तक जाना है तो जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये बहुत लंबा है। और वो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि तुम ऐसे जाओगी तो कम से कम तुम्हें 100 मील कम पड़ेगा और इसीलिए तीनों की तीनों इसी रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। कुछ और दिन चलने के बाद रास्ते में इन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। यह भी हाफ कास्ट चाइल्ड ही होती है। मौली से अपने पास बुलाती है। वो लेडी इन तीनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि इन तीनों की खबर न्यूज़पेपर में छपी होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मौली कहती है कि वॉक करते हुए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कभी मैं भी उस कैंप में थी और भागने से हमेशा डरती थी और कभी वहाँ से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है, तुम 800 मील पैदल चलकर आए हो? वो कहती है कि हाँ, आज रात तुम मेरे पास रुकना, कल सुबह होते ही निकल जाना। मौली इस बात को मान जाती है और जब वो रात को सो रही होती है तभी वहाँ पर एक व्हाइट मैन आता है। दरअसल इसको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं। वो उन्हें देखकर वापस चला जाता है। मौली अपनी बहनों के साथ रात को यहाँ से निकलना चाहती है। तभी वो लेडी आ जाती है और कहती है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मौली इनकी बात मान जाती है लेकिन कुछ ही समय बाद इनको गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। मौली समझ जाती है कि हमें पकड़ने के लिए लोग यहाँ आ चुके हैं। इसीलिए वो अपनी दोनों बहनों को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है और अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है। और
और वो ट्रैकर यहाँ इनको ढूंढ रहे हैं। अंधेरे की वजह से वो ट्रैकर इनके पैरों के निशान नहीं देख पाए और ट्रैकर बोलता है कि कल सुबह हम इनको सुबह जब ट्रैकर वहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर पत्तों के घिसटने के निशान होते हैं और वो बताता है कि इसे मौली ने अपने पैरों के निशान मिटाए थे, इसीलिए रात को वो निशान नहीं दिखे और वो ट्रैकर से अब बहुत दूर है। एक बार फिर से वो अब रैबिट प्रोफिन्स के पास हैं और वे तीनों अब प्रोफिन्स को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ निविल, जो इन तीनों लड़कियों को भागने से परेशान है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि ग्रीशा की मॉम उसका इंतजार बिलूना में कर रही है। ग्रेसी बिलूना की कजिन सिस्टर है जो कि मौली के साथ है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तभी इनको एक और आदमी मिलता है जो इनको खाने को भी कुछ देता है और वो ग्रेसी से कहता है कि तुम्हारी मॉम बिलूना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहाँ तक पहुँच सकती हो। और मौली ये बात सुनने के बाद वहाँ से खड़ी हो जाती है और ग्रेसी से कहती है यहाँ से चलो, ये झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मौली से कहती है कि हो सकता है सच हो और मेरी मॉम इंतजार बिलूना में कर रही हो। मौली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठा है, लेकिन ग्रेसी मौली अपनी बहन को कंधे पर रखकर आगे निकल जाती है और ग्रेसी वहीं उस आदमी के पास रुक जाती है। वहीं मौली की बहन डेजी जो आगे निकल गई थी, उसे एहसास होता है कि उन्हें ग्रेसी को भी साथ लाना चाहिए था। वो वापस आती है और छुप कर देखती है कि ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहाँ से वो ट्रेन पकड़कर बिलेना जाएगी। मौली जहाँ पर छुपी होती है सीटी बजाकर ग्रेसी को इशारा करती है। ग्रेसी उसे देख लेती है। जब वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तभी निविल का एक आदमी वहाँ पर आता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ग्रेसी को कहा था कि तुम्हारी मॉम बिलूना में तुम्हारा इंतजार कर रही है। दरअसल उसने कुछ पैसों के लालच में उसे ऐसा कहा था और फिर से ग्रेसी को पकड़ लिया गया। मौली और उसकी बहन डेजी गाड़ी में जाते देखते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। मौली और उसकी बहन अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर नेविल ने जहाँ पर अपने आदमियों को रखा होता है, जहाँ पर उनके हिसाब से मौली को और उसकी बहन को पहुँचना चाहिए था, कुछ दिनों के इंतजार के बाद भी मौली उस जगह नहीं पहुँचती है क्योंकि मौली और उसकी बहन ने बहुत शॉर्टकट रास्ता ले लिया था ताकि वो 100 मील का सफर अपनी जल्दी से कम कर सके। वहाँ पर जो गोरा आदमी होता है ट्रेकर से कहता है कि वह अपना सामान यहाँ से बांध लो, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहीं और वो जिंगलॉन गांव जहाँ पर मौली और उसकी बहन जा रही हैं, जहाँ पर उनका घर है, वहाँ के एक इंचार्ज को एक खत लिखता है। वो कहता है कि मौली और उसकी बहन आखिर महीने तक जिंगलॉन पहुँच जाएंगी। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे उनके द्वारा पकड़ लेना, उनको द्वारा पकड़कर कैंप भेज दिया जाएगा। और उसकी बहन डेजी पूरी तरह से थक चुकी है, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं और इन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखता क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ चुका होता है और झील तालाब सब सूख चुके होते हैं। और मौली किसी भी तरह से सूखी हुई झील से पानी निकालती है और अपनी बहन डेजी की प्यास बुझाती है। सिर्फ पानी पीकर ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते और कुछ ही दूर जाने के बाद मौली, जिसने अपने कंधों पर अपनी बहन डेजी को उठा रखा है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वो कई घंटों तक उसी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसकी बहन डेजी भी बेहोश है और तभी सुबह उसे एक चील की आवाज आती है और वो खड़ी होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। उसकी माँ ने उसे बताया था कि आसमानों का पक्षी है, ये हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे। और अब उसे पक्षी देखने के बाद मौली को हिम्मत आती है और वो नॉर्थ फिंच तक पहुंच चुकी होती है जो उससे कुछ ही दूरी पर होती है। वो अपनी बहन को गोद में उठाती है और चलना शुरू कर देती है जो सड़क पर उसके गांव जिगलॉन तक जाती है। इन दोनों बच्चों को नहीं पता कि इनके गांव में निविल का एक आदमी इनका इंतजार कर रहा होता है। और जब मौली अपने गांव पहुंचने वाली होती है तभी आवाज हो जाता है कि वो आने वाली है और तभी वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर मौली और मौली की नानी भी होती है। मौली की मॉम के हाथों में जो लकड़ी होती है, जो वो शार्क होती है जिससे शिकार करते हैं, वो उस लकड़ी को लेकर उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। हालांकि उसके पास गन होती है लेकिन वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद मौली की माँ देखती है कि मौली और उसकी छोटी बहन डेजी दोनों वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। और मौली कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए, वो उसे पकड़कर ले गए। इसके बाद मौली और उसकी माँ दोबारा जिगलॉन गांव नहीं लौटे क्योंकि उन्हें पता है लौटे तो निविल के आदमी इनको दोबारा पकड़कर ले जाएंगे। इसीलिए वो अपनी बच्चियों को लेकर कहीं और चले जाते हैं ताकि निविल और उसके आदमी दोबारा उन तक नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ निविल को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है जो मौली और डेजी को दोबारा ढूंढ सके, इसीलिए हम इस केस को यहीं पर बंद कर देते
देते हैं। मॉली और उसकी बहन को अपने घर तक पहुंचने में 9 हफ्ते यानी 63 दिनों तक चलना पड़ा था, क्योंकि उनका घर कैंप से 2400 किलोमीटर दूर था। इन दोनों बच्चियों ने पैदल ही इतना लंबा सफर तय किया, क्योंकि ऐसा सोचना भी असंभव सा लगता है जो मॉली और उसकी बहन ने किया। और अंत में हमें मॉली और डेजी की असली फुटेज दिखाई जाती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं। वो बताती हैं कि हमने अपनी कजिन सिस्टर को, जिसको पकड़ लिया गया था, फिर कभी दोबारा नहीं देखा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और वो ये भी बताती है कि आगे चलकर उसकी शादी हुई और उसकी 2 बेटियां हुई, और नेविल के लोगों ने एक बार फिर मॉली और उसकी बेटियों को पकड़ लिया था और उन्हें उसी के कैंप में ले गए। और मॉली अपनी बेटी को उस कैंप से भागने में कामयाब हो गई। वो वापस 2400 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर लाई, अपने गांव में पहुंची। लेकिन मॉली की जिंदगी का हिस्सा दुखों से भरा हुआ था। मॉली जिस बेटी को कैंप से छुड़ा कर लाई थी, उसी को फिर से पकड़ कर ले गए, और इसके बाद मॉली कभी दोबारा नहीं मिल पाई। मॉली और डेजी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि अब हम उस जगह दोबारा नहीं जाने वाले।